चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। तो उस प्रश्न का उत्तर रहेगा, जब मसूड़े खराब हो जाते हैं और उनसे खून निकलने लगता है तो विटामिन सी, तो जिसे स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, जो कि कोलेजन बनाने में मदद करता है, जो घावों को भरने और मसूड़ों को मजबूत रखने के लिए ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं विटामिन वाले टॉपिक में। बी कॉम्प्लेक्स थोड़ा चुनौतीपूर्ण यानी कठिन है, क्योंकि इसमें कई प्रकार है। परीक्षा में इनके रासायनिक नाम अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, इसके लिए भी एक ट्रिक है, उसे आप लोग याद रखेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए क्या ट्रिक है, इसे याद रखने के लिए एक लाइन यह याद रखें, थोड़ा न्यू पट पर बसा, थोड़ा न्यू पट पर बसा। तो देखिए इसका क्या मतलब निकलता है यहाँ पर। ये रहा हमारा विटामिन बी 1, इसे थो से याद रखेंगे यानी थायामीन, रासायनिक नाम थायामीन हो जाएगा। और इससे होने वाली बीमारी क्या रहेगी, बेरी यानी बी 1 से जिसका केमिकल नाम रासायनिक नाम थायामीन रहेगा और बेरी रोग होता है। और विटामिन बी 2 से होता है क्या, होठों का फटना। जब विटामिन बी 2 की कमी हो जाती है तो होंठ फटने लगते हैं। और इसका रासायनिक नाम रस यानी राइबोफ्लेविन हो जाएगा। रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। बी 3 से यानी कि इसका ट्रिक न्यू से नियासिन यानी पिलाग्रा एक डिसीज होता है, वो हो जाता है। और विटामिन बी 5 यानी पट मतलब पैंथोथेनिक एसिड यानी थकान होगा, पैरों में जलन होगी। यानी जब विटामिन बी 5 की कमी होगी तो क्या होगा, थकान होगी और पैरों में जलन होगी। बी 6 विटामिन बी 6 यानी पायरिडॉक्सिन यानी एनीमिया, खून की कमी। जब विटामिन बी 6 की कमी होती है, जिसका केमिकल नाम पायरिडॉक्सिन होता है, तो उससे एनीमिया होता है यानी खून की कमी होती है। जब विटामिन बी 7 की कमी होती है तो बालों का झड़ना, ये सब देखा जाता है। और इसका रासायनिक नाम विटामिन बी 7 का होता है बायोटीन। विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम केमिकल नेम होता है, जिससे होता है बाल झड़ने लगते हैं। विटामिन इन बी 12 यानी यानी साइनोक्लोबलामीन, इससे क्या होता है, घातक एनीमिया। विटामिन बी 12 की कमी से होता है परनीसियस एनीमिया। किससे होता है विटामिन बी 12 की कमी से परनीसियस एनीमिया होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है खनिज यानी मिनरल्स। जैसे विटामिन से शरीर के लिए जरूरी है, वैसे ही मिनरल्स भी महत्वपूर्ण है, जिनसे प्रश्न बनते हैं आपके डी फार्मा या डीएचटी एग्जाम में। देखिए, सबसे पहले आयरन यह हीमोग्लोबिन का मुख्य हिस्सा है। आयरन कहाँ पाया जाता है, तो रेड ब्लड सेल आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसकी कमी से एनीमिया होता है। जब आयरन की कमी हो जाती है तो उसकी कमी से हो जाता है एनीमिया। एक हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें 4 आयरन होते हैं, जिससे वो 4 ऑक्सीजन को ले जाता है, तो जिसकी वजह से फिर खून की कमी हो जाती है। जब आयरन नहीं रहता तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, जिससे रेड ब्लड सेल्स यानी खून की कमी होगी। आयोडीन क्या है, थायराइड ग्रंथि के लिए जरूरी है। थायराइड ग्रंथि जो काम करती है उसके लिए आयोडीन जरूरी है। और इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है, यानी आयोडीन है जिसकी कमी से थायराइड ग्रंथि काम करने के लिए जरूरी है आयोडीन। और जिसकी कमी हो जाती है तो व्यक्ति को घेंघा रोग हो जाता है, यानी आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। सोडियम और पोटेशियम ये शरीर में पानी संतुलन फ्लूइड बैलेंस यानी वाटर बैलेंस को रखते हैं। फ्लूइड बैलेंस और नसों की सिग्नल भेजने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तैयारी की जांच के लिए एक प्रश्न देखते हैं। एक फार्मासिस्ट के तौर पर अगर कोई मरीज आपके पास आपसे कहता है कि उसके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, नसों में कमजोरी महसूस हो रही, तो उसे सामान्यतः कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेने की सलाह देंगे। चलिए,
तो इसका सही जवाब रहेगा विटामिन बी 5 यानी पैंथोथेनिक एसिड, पैंथोथेनिक एसिड। लेकिन मेडिकल और फार्मेसी की दुनिया में इसे केवल एक विटामिन के रूप में नहीं बल्कि स्ट्रेस रिलीवर यानी स्ट्रेस कम करने वाला विटामिन के रूप में भी जाना जाता है। इसे याद रखिए कि विटामिन बी 5 जिसे पैंथोथेनिक एसिड कहा जाता है, जिसका रासायनिक नाम पैंथोथेनिक एसिड होता है, उसे स्ट्रेस रिलीवर विटामिन के रूप में जाना जाता है। यह इसके बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको परीक्षा और प्रैक्टिकल के नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए। तो देखिए पैंथोथेनिक एसिड के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। सबसे पहले पैंथोथेनिक एसिड यानी विटामिन बी 5 क्यों है ज़रूरी हमारे शरीर के लिए। ये कोएंजाइम ए निर्माण, यह इसका सबसे बड़ा काम है। ये कोएंजाइम का निर्माण करता है। कोएंजाइम ए हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट और प्रोटीन, फैट प्रोटीन ऊर्जा बदलने के लिए अनिवार्य है। दूसरा है हार्मोन का निर्माण। यह एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड को स्टेरॉयड हार्मोन बनाने में मदद करता है। एड्रीनल ग्लैंड जो कि आपकी किडनी के ऊपर होती है, ये क्या करता है, हार्मोन का निर्माण करता है। कौन, विटामिन बी 5 यानी पैंथोथेनिक एसिड। यह एड्रीनल ग्रंथि को स्टेरॉयड हार्मोन बनाने में मदद करता है, जिससे शरीर में तनाव यानी स्ट्रेस कम कर पाता है, इसीलिए इसे स्ट्रेस रिलीवर हार्मोन कहा जाता है। त्वचा और बाल, इसे अक्सर कॉस्मेटिक्स और ऑइंटमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह त्वचा की हीलिंग और बालों की सेहत को सुधारता है। अब हम देखते हैं इसकी कमी के लक्षण, डिफिशियंसी सिम्टम्स। क्या क्या सिम्टम्स आते हैं जब विटामिन बी 5 की कमी हो जाती है, यानी पैंथोथेनिक एसिड की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो क्या क्या लक्षण आते हैं। हालांकि इसकी कमी बहुत दुर्लभ है क्योंकि यह सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, लेकिन यदि कमी हो जाए तो ये समस्याएं हो सकती हैं। कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, बर्निंग फीट सिंड्रोम, पैरों के तलुए में तेज जलन महसूस होना। यह परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, यानी इसे स्टार मार्क कर लीजिए, यानी बर्निंग फीट सिंड्रोम। थकान और अनिद्रा यानी इंसोम्निया, नींद ना आना और हर समय कमजोरी लगना। और अगला जो पॉइंट है, पाचन संबंधी समस्याएं, पेट में मरोड़ या उल्टी जैसा महसूस होना। इसका सोर्स क्या होता है, सोर्स देख लेते हैं हम लोग। सोर्स यानी स्रोत, एक फार्मासिस्ट के तौर पर आपको पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों में प्रचुर मात्रा में विटामिन बी 5 पाया जाता है। तो अंडा यानी एग, मशरूम, दूध और दही, मूंगफली। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। HECP यानी हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के एक ऐसे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो परीक्षा में पक्का आता है और एक फार्मासिस्ट के लिए सबसे ज़रूरी है। संक्रामक रोग और उनके फैलने का तरीका, यानी कम्युनिकेबल डिसीज एंड मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। इसे समझना बहुत आसान है अगर इसे एक चेन की तरह देखें। देखिए संक्रामक रोग यानी कि कम्युनिकेबल डिसीज क्या है, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से या जानवर से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैलती हैं, इन्हें इन्फेक्शस डिसीज भी कहते हैं। यानी वे बीमारियां जो एक रोगी से दूसरे को फैलती हैं उसे हम कम्युनिकेबल डिसीज, संक्रामक रोग कहते हैं। बीमारियां फैलने के मुख्य तरीके, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, इन्हें दो बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन, प्रत्यक्ष संचार, डायरेक्ट, जब संक्रमण सीधे संपर्क से फैलता है यानी छूने से। सीधा संपर्क यानी डायरेक्ट कांटेक्ट, हाथ मिलाने से, गले लगाने से, त्वचा के संपर्क से, जैसे खुजली या दाद जो रिंगवॉर्म होता है जैसा। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जब कोई बीमार व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो हवा में छोटी बूंदें फैल जाती हैं, जैसे सर्दी, जुखाम, टीबी और कोरोना, यानी कि
ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कैसे जब कोई व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो उससे निकली हुई छींक के छोटे बूंद एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा सर्दी जुकाम, और ये टीबी भी है, और कोरोना। मिट्टी के संपर्क से घाव में गंदी मिट्टी लगने से, जैसे टिटनेस। अब हम लोग देखते हैं अप्रत्यक्ष संचार, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, जब बीमारी किसी बिचौलिए के जरिए फैलती है। वाहन जनित यानी व्हीकल बोर्न, गंदा पानी या खराब खाना खाने से। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होता है? वाहक जनित, वे व्हीकल बोर्न, गंदा पानी है जैसे, खराब खाना खाते हैं, और जैसे इससे क्या, खराब खाना गंदा पानी, इससे जैसे बीमारी जो होती है, हैजा है, टाइफाइड है। वाहक जनित यानी वेक्टर बोर्न, मच्छरों या मक्खियों, कोई मच्छर है या मक्खी है जिसने काटा, आपको बीमारी हुई, तो उसे हम वेक्टर बोर्न यानी वाहक जनित कहते हैं। वायु जनित यानी एयरबोर्न, धूल के कणों में छिपे कीटाणुओं के जरिए, क्योंकि धूल में अनेक प्रकार के कीटाणु होते हैं, जब उनके जरिए कोई बीमारी फैलती है। फोमाइट्स बीमार व्यक्ति की इस्तेमाल की हुई चीज़ें। कोई बीमार व्यक्ति है, आपने यानी किसी की जैसे दांत खाज खुजली है, आपने उसका टॉवेल इस्तेमाल किया, तौलिया इस्तेमाल किया, रुमाल इस्तेमाल किया, या उसे और भी कोई बीमारी है पेन इस्तेमाल किया, तो भी ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के जरिए बीमारियां फैल जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं मलेरिया को। मलेरिया मलेरिया एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। किस चीज़ का? इसी का। परीक्षा में अक्सर किसी एक बीमारी का पूरा चक्र पूछा जाता है। चलिए मलेरिया को समझते हैं। कारक, एजेंट, मलेरिया का एजेंट क्या होता है, कारक क्या होता है? तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ, यानी जो प्लाज्मोडियम है वो प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा मलेरिया फैलता है। वाहक, एक वेक्टर, वाहक क्या होता है? तो मादा एनाफिलीज, मादा मच्छर, जो एनाफिलीज नाम की मादा मच्छर होती है, फीमेल एनाफिलीज, उसके द्वारा ये फैलता है। लक्षण, तेज बुखार, ठंड लगना और पसीना आना। बचाव, जल जमाव रोकना, मतलब जल को एकत्रित ना होने देना। मच्छरदानी का प्रयोग करना और दवाओं का सही कोर्स करना। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे का शुरू करेंगे।